वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपनयन का क्या अर्थ है? उपनयन का अर्थ है अध्यापक के घर में। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण का क्या माध्यम था? बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण का माध्यम था पाली भाषा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षा किस संस्कार से आरंभ होती थी? मुस्लिम काल में शिक्षा आरंभ होती थी बिस्मिल्लाह संस्कार से। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चों की शिक्षा के आरंभ किस संस्कार से होता है? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चों की शिक्षा का आरंभ पुआब्जा संस्कार से होता है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? मुस्लिम काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी मकतब में। अगला प्रश्न है, मौलिक शिक्षा की अवधारणा किसके प्रति किसने प्रतिपादित की थी? मौलिक शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की थी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नई तालीम का उद्देश्य क्या है? नई तालीम का उद्देश्य है मौलिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, नई तालीम की अवधारणा किस वर्ष में दी गई थी? नई तालीम की अवधारणा दी गई थी 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ था 1988-89 में। अगला प्रश्न है, भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ वर्ष 1993-94 से। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना कब से लागू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया 15 अगस्त 1995 से। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना राज्य या केंद्र पोषित योजना है? तो दोस्तों मध्याह्न भोजन योजना है केंद्र सरकार पोषित, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारी कब आए थे? फ्रांसीसी व्यापारी आए थे 1667 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? हंटर आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1882-83 में। अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच ने किस वर्ष में अनुशंसा की थी? वुड डिस्पैच ने अनुशंसा की थी 1854 में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी कितने वर्ष के बाद भारत में शिक्षा संबंधी निर्देश जारी करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्ष के बाद भारत में शिक्षा संबंधी निर्देश जारी करती थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य तथा स्थानीय प्रशासन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने के लिए प्रयास करेगी? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का ए में। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया 2001-02 में। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कौन सी शैक्षिक अभियान है जो पूरे देश में
एक साथ प्रभावित हुआ? तो दोस्तों वह शैक्षिक अभियान हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, जो पूरे देश में एक साथ प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से आरंभ हुआ? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ हुआ अगस्त 2004 से। अगला प्रश्न देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में SC ST कितने सीटें किन समुदाय को आरक्षित है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में SC ST सीटें आरक्षित है। 75% आरक्षण दिया गया है SC और ST को। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को किस पंचवर्षीय योजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान में समाहित किया गया? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान में समाहित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा अभियान अनुच्छेद 28 का 1 में, अनुच्छेद 28 का 2 में, अनुच्छेद 28 का 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षण संस्थानों में सभी को समान अवसर संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी शिक्षण संस्थानों में सभी को समान अवसर संविधान के अनुच्छेद 29 का 1 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा में शिक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मातृभाषा में शिक्षण संविधान के अनुच्छेद 350 का A में वर्णित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 कोठारी आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 कोठारी आयोग का अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सार्वभौमिकरण संबंधी अनुशंसाएं किस आयोग ने और कब दी थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सार्वभौमिकरण संबंधी अनुशंसाएं दी गई थी कोठारी आयोग के द्वारा और यह दी गई थी 1964-66 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति कब से प्रारंभ की गई थी? भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति प्रारंभ की गई थी। नई शिक्षा नीति प्रारंभ की गई थी 1986 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति कब से प्रारंभ की गई थी? भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति प्रारंभ की गई थी 1986 में। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिकरण संबंधी अनुशंसाएं कब प्रारंभ की गई? सार्वभौमिकरण संबंधी अनुशंसाएं प्रारंभ की गई 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कितने बिंदु थे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बिंदु थे 1 से 7 तक। अगला प्रश्न है, नई तालीम महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा की अवधारणा भारत सरकार की अवधारणा कौन सी कानून के कारण भारतीय प्रांतों में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई? तो दोस्तों नई तालीम महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा की अवधारणा भारत सरकार की अवधारणा 1935 के कानून के कारण भारतीय प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के शिक्षा के सिद्धांत तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को कैसे कार्यान्वित किया जाए, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कब कमेटी का गठन किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया दिसंबर 1937 में। अगला प्रश्न है,
वर्धा शिक्षा योजना का रिपोर्ट कब सरकार को समर्पित की गई थी? वर्धा शिक्षा योजना की रिपोर्ट सरकार को समर्पित की गई थी 1937 में। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग द्वारा 1964-66 में कौन सी अवधारणा को महत्व दिया गया या स्वीकारा गया था? कोठारी आयोग द्वारा 1964-66 में मौलिक शिक्षा अवधारणा को महत्व और स्वीकारा गया था। अगला प्रश्न है, ईश्वर भाई पटेल समिति ने सामाजिक उपयोगिक उत्पादन कार्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव कब दिया था? ईश्वर भाई पटेल समिति ने सामाजिक उपयोगी उत्पादन कार्यक्रम को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया था 1977 में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था आत्मसिद्धि। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन सी संस्कार में शिक्षा दिया जाता था? वैदिक काल में जिस संस्कार में शिक्षा दिया जाता था वह संस्कार का नाम है पवज्जा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब जला दिया था? मुस्लिम शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था 1197 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के काल के दौरान शिक्षा का क्या उद्देश्य था? मुस्लिम शासकों के काल में शिक्षा का उद्देश्य था मुस्लिम धर्म और संस्कृति से। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासन काल में हिंदुओं का शिक्षण संस्थानों का अस्तित्व क्या हुआ? मुस्लिम शासन काल में हिंदुओं का शिक्षण संस्थानों का अस्तित्व हुआ, समाप्त नहीं हुई। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासन काल में बच्चों की शिक्षा आरंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था, लेकिन कितनी आयु निर्धारित था? तो दोस्तों इसमें आयु निर्धारित था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मदरसों में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती थी? मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा। थैंक यू।